भीड़ ज्यादा आएगी, लेकिन इतने आएगी ये अनुमान नहीं था। ज्यादा आई, हमारे अनुमान से भी ज्यादा भीड़ आई। 28-29 की रात को कंट्रोल करने के लिए कोई विशेष आप लोगों ने बैठक, प्रशासनिक उपाय, निर्णय किया, क्या किया? तो आखिर क्या हो गया कि जिसकी वजह से अब वो एक छोटा सा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। नहीं, उस समय जो घटना हुई थी उसके दृष्टिगत अखाड़ों से निवेदन किया गया था कि महाराज जी से मैंने, मेलाधिकारी सर ने और हम सभी ने व्यक्तिगत निवेदन किया था कि महाराज जी थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ है और थोड़ी देर के लिए आप स्नान अपना स्थगित कर दें। ये एक प्रशासनिक प्रबंधन का ही पार्ट था कि आपने अखाड़ों को रोककर भीड़ को कम किया और इसके बाद फिर से परंपरा को भीड़ इस बार वीआईपी मूवमेंट बहुत हुआ और बड़े वीआईपी ने स्नान किया, जबकि पिछली बार परंपरा ये थी कि मुख्य स्नान पर्वों पर एडवाइजरी जारी होती थी कि वो ना आए। नहीं, मुख्य स्नान पर्वों पे तो इस बार भी एडवाइजरी जारी हुई और मुख्य स्नान पर्वों पे वीआईपी को कोई वीआईपी इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं उपलब्ध कराया गया है। सुविधा है उनकी ये है कि हम निकटस्थ पहुंच जाएं घाट के और अच्छे सुंदर घाट मिले और हमको पानी जो जल है वो अच्छा मिले और स्नान करें और फिर अपने गंतव्य तक जाएं। मेले में पहली बार अप्रत्याशित रूप से 3 तारीख के बसंत के बाद से मेले में श्रद्धालुओं का आगमन और बढ़ा और अनवरत ये चला 26 तारीख तक। लगभग डेली आप कहें प्रतिदिन करीब 1.5 से 2 करोड़ के आसपास पब्लिक स्नान करती थी। और ये मेरे साथ श्री विवेक चतुर्वेदी जी हैं जो एडीएम मेला है और महाकुंभ एक अनुभव में आज हम लोग इनसे वार्ता करेंगे, जानेंगे कैसा रहा इनका अनुभव और क्या क्या खास बात थी। तो सबसे पहले चतुर्वेदी जी आप ये बताएं कि महाकुंभ में टोटल कितने लोग आए? ये महाकुंभ 2025 के अवसर पे संपूर्ण मेला अवधि में 66 करोड़ से ऊपर यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना हुआ, जिन्होंने अपने पावन संगम में अपनी डुबकी लगाई। ये 66 करोड़ का फिगर जब आप पहली बार तैनात हुए थे तो क्या आपके अधिकारियों ने कहा था या आपने सोचा था कि इतनी तैयारी करनी है? तैयारी जैसे गत कुंभ जो 2019 में हुआ था उसमें संपूर्ण मेला अवधि में करीब 24 करोड़ के आसपास पब्लिक यहाँ आई थी, तो उससे हम लोग 1.5 से 2 गुना लोगों के इन्फ्लक्स को मानकर चल रहे थे। लेकिन हाँ, उस अनुमान से भी ज़्यादा भीड़ जो है यहाँ पर आई, क्राउड आई, यहाँ पर श्रद्धालुओं का यहाँ आवागमन हुआ, तो जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा है। मतलब आपने ये सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे? जिस समय तैनाती हुई वो तो कभी कल्पना में नहीं थी। हाँ, ये जरूर था कि भीड़ ज्यादा आएगी, लेकिन इतने आएगी ये अनुमान नहीं था। ज्यादा आई, हमारे अनुमान से भी ज्यादा भीड़ आई। जब मुख्यमंत्री जी पहली बार मीडिया से रूबरू हुए थे तो उन्होंने भी कहा था कि लगभग 1.5 गुना आने की उम्मीद है, तो हम लोग भी सोच रहे थे कि लगभग 25 से 30 करोड़ की तैयारी, यही आप लोग भी, प्रशासन भी सोच रहा था? हम लोगों ने करीब 40 करोड़ का अनुमान लगाया था, 35 से 40 करोड़ के आसपास रहेंगे, तो उस हिसाब से तैयारी का अनुमान लगाया था कि ऐसे किया जाएगा। अच्छा, जब आपने शुरुआत की थी तो कहाँ से शुरुआत की? गंगा का पाठ आपको कैसा मिला? जब आप 1.5 गुनी संख्या बढ़ा रहे हैं तो किस किस चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, क्या क्या तैयारी नहीं कर रहे थे? इसकी तैयारी के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने नवंबर 2022 से करीब 2 से 2.5 साल पहले से ही इसकी कवायद शुरू हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ प्रयागराज में आए थे और सभी डिपार्टमेंट्स के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, माननीय मंत्रीगण के साथ यहाँ पर बैठक ली थी और उसी समय दिव्य और भव्य कुंभ की, महाकुंभ की संकल्पना उन्होंने सबके सामने रखी थी और ये निर्देशित किया था कि बहुत भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं का आना होगा प्रयागराज में, तो उस हिसाब से तैयारियाँ की जाएँ। तो उसमें सबसे पहले जो प्रयागराज शहर है, जो इतनी बड़ी पब्लिक को कैटर करने के लिए था, उसको तैयार करने का बीड़ा उठाया गया। सभी डिपार्टमेंट्स, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे जल निगम हो, चाहे विद्युत हो, चाहे नगर निगम प्रयागराज हो या विकास प्राधिकरण प्रयागराज हो या अन्य सभी डिपार्टमेंट, रेलवेज और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट, सभी ने एक साथ मिलकर के कार्य योजनाएं तैयार की। एपेक्स बॉडी से हम लोगों ने उसको स्वीकृत करा के उसका बजट सेंक्शन कराया। तो जैसे ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रयागराज शहर का है उसको कैसे सुदृढ़ और किया जाए और स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, जिसमें प्रमुख रूप से सड़कों की वाइडनिंग, फ्लाईओवर्स का निर्माण, आरयूवीज का निर्माण, आरओवीज का निर्माण, इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन लॉस थी और उसकी कैपेसिटी का इन्हांसमेंट,
जल निगम का जो था सीवरेज नेटवर्क उसको इनहेंस करना, नगर निगम ने भी काफ़ी जो वेस्ट डिस्पोजल था, जैसे हमारा बसवार प्लांट पे जो लेगेसी वेस्ट था उसको डिस्पोज करना, और इतनी जो भीड़ आएगी उससे जो कूड़ा प्रोड्यूस होगा या जो भी वेस्ट निकलेगा उसको हम लोग कैसे इफेक्टिव और कम समय में उसको डिस्पोज करेंगे, इस पर विचार हुआ। लोगों के ट्रांसपोर्ट पे काफ़ी विचार हुआ, NHI से काफ़ी मल्टीपल राउंड्स बैठक हुई, सेना के साथ, रेलवे के साथ तमाम बैठक हुई कि किस तरह से प्लेटफॉर्म्स को सुदृढ़ किया जाएगा, यहाँ से किसी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्रेनें चला सकते हैं। एयरपोर्ट के टर्मिनल का भी एक्सपांसन पे विचार हुआ और टर्मिनल का भी एक्सपांसन किया गया, क्योंकि फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी यहाँ बढ़ना अप्रत्याशित था, असंभावित था। उस समय हम लोगों को मालूम था कि ये फ्लाइट से भी ज़्यादातर विदेशी सैलानी और देश से भी लोग आएंगे, वो सब आएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जिससे कि एक आम आदमी को यहाँ सहूलियत मिले, इसी संबंध में अगर मैं उदाहरण के रूप में रिवर फ्रंट रोड जो गंगा जी के दोनों तरफ बना, वो भी एक आवागमन के लिए था। चौराहों का सुदृढ़ीकरण किया गया और यातायात को सुगम बनाने के लिए चौराहों का सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म पे उनको तैयार किया गया। तो लगभग हर एक घटक पे हम लोगों ने काम किया जिससे कि प्रयागराज के शहर को हम लोग तैयार कर सके मेले से पूर्व। फिर जब मेला फेज जब आता है हमारा, तो जनरली ये देखा गया है कि गंगा जी का पानी अगस्त लास्ट तक बरसात के बाद रिसीड हो जाता है, लेकिन इस बार ये पानी सितंबर लास्ट तक रिसीड हुआ। और जो गंगा जी का पानी जनरली जब रिसीड होके हम लोग को प्लेन एरिया मिलता है, तो एक चीज़ ये भी रहती है कि दोनों धाराएं एक जैसी नहीं रहती, कई धाराएं उसमें फूट जाती हैं, बीच में टापू जैसी ज़मीनें निकल जाती हैं जो हमारे बसावट योग्य नहीं रहती हैं और बसावट का क्षेत्र उनकी वजह से कम होता है। इस बार IIT गुवाहाटी की मदद से हम लोगों ने ड्रेजिंग का भी कार्रवाई कराई है, उसमें कि ये एक चैनल में बहे ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन घाट निर्माण के लिए और उसके सर्कुलेटिंग एरिया के लिए भी मिल सके। तो मतलब पहला ध्यान आपका गया कि शहर को कैसे बड़ा किया जाए इतनी भीड़ आने के लिए, तो कितनी सड़कों का चुनाव किया गया और 19 की अपेक्षा मतलब तुलना में आपने क्या क्या इम्प्रूवमेंट सड़कों पे किया? जैसे आपने बताया रिवर फ्रंट फुट ओवर ब्रिज पे भी काम किया होगा, क्या क्या? जैसे करीब कुल टोटल 200 सड़कें ली गई जो मेला क्षेत्र को लीड कर रही थी, जो मेला क्षेत्र को आ रही थी और प्रयागराज शहर की मेन रोड थी जहां से हमारे जो श्रद्धालु आते हैं मेले में, उसको प्राथमिकता पे रखते हुए करीब 200 सड़कें ली गई। इसमें तीनों डिपार्टमेंट्स, चाहे PWD हो, चाहे PDA हो या नगर निगम हो, सबने इसमें काम किया। आंतरिक रोडों का निर्माण PDA और नगर निगम के सहयोग से हुआ और रोडों में हम लोगों ने जो वर्ल्ड क्लास का जो इनका वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आती है, जिसमें रोड फर्नीचर्स, साइनेजेस और जगह जगह पेमेंट्स, कैटाइज का ये लगाया जाना। तो इसमें एक आप उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें तो एयरपोर्ट रोड था हमारा, जो सबसे अच्छा रोड आपको भी देखने में आया होगा, उसको भी हमने मानक के अनुरूप लिया। मंशा ये थी कि जो भी एयरपोर्ट से सैलानी या श्रद्धालुगण आएंगे वो आधे घंटे में ही कुंभ क्षेत्र तक पहुँचे, तो उसके लिए जगह जगह चौराहों पे स्कल्पचर्स, ग्रीन बेल्ट और ग्रीनरी का ध्यान रखा गया और राउंड अबाउट्स बनाए गए। तो जो भी मानक के अनुसार जो इंडियन रोड कांग्रेस का मानक है उसको पूरी तरह से अप्लाई करते हुए हम लोगों ने रोड का निर्माण किया है। अच्छा, कई जगह हमने देखा कि आपने जो मेला एरिया है उससे सटे हुए मोहल्लों को कुछ जगह छोड़ दिया था लेकिन बाहर थे, तो इसमें क्या खास बात थी? जैसे अल्लाहपुर वगैरह, दारागंज वगैरह। नहीं, अल्लाहपुर में भी रोड लिए गई, जैसे आप देखेंगे बागम्बरी रोड को लिया गया, मटियारा रोड को भी स्ट्रेंथन किया गया और तमाम जो रोडें हैं अल्लाहपुर की उनको लिया गया। दारागंज की जहाँ तक बात है तो दारागंज का जो एक मेन नई सड़क जो बोलते हैं उसको, जो पतला सा जिसमें महानिर्माणी अखाड़ा अवस्थित है, वो बहुत पुराना मोहल्ला है, उसके नाली वाली को हम लोगों ने स्ट्रेंथन किया, लेकिन वहाँ पर डिमोलिशन का कार्य नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ बहुत पुरानी बिल्डिंगें हैं। अगर वहाँ डिमोलिशन करेंगे तो वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल। एक चीज बताएं, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना लगभग तय हो रहा था और होल्डिंग एरिया और मेला बसावट में क्या आपकी प्लानिंग थी, क्या डिस्कशन हुआ जिसके हिसाब से आपने यही बात थी। हम लोगों ने इसका असेसमेंट किया था कि जो हमारी मेजॉरिटी श्रद्धालुओं की जो भीड़ आएगी वो अपने निजी वाहनों से आएगी, तो उनके लिए पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाए। तो उसके लिए 1850 हेक्टेयर की पार्किंग हम लोगों ने विकसित की थी, जिसमें मेला के समीप काफ़ी समीप तक पार्किंग, जैसे बघाड़ा था, ERT थी, इन पार्किंगों को लिया गया था। इधर नैनी क्षेत्र में भी हम लोगों ने पार्किंग को लिया था कि मेले के निकटस्थ लोग आ सके और पीछे तक की पार्किंग ली गई थी कि जैसे पहले पार्किंग भर जाए तो उसके पीछे वाली, फिर उसके पीछे वाली, इस तरह से ये मैसिव प्लानिंग होगी। 1850 हेक्टेयर की पार्किंग एरिया चिन्हित की गई थी। और जब मेला एरिया जब बसावट होने की बात आई तो 4000 हेक्टेयर की लैंड हम लोगों ने इस बार मेला बसावट में लिया। जो गत वर्ष जो 19 में कुंभ लगा था वो करीब 3200 हेक्टेयर पे था, इस बार हम लोगों ने 800 हेक्टेयर की बढ़ोतरी करते हुए मेला क्षेत्र को जो है 4000 हेक्टेयर में विकसित किया था।
और संपूर्ण मेला क्षेत्र को प्रशासनिक प्रबंधन की दृष्टि से और अन्य दृष्टिकोण से हम लोगों ने 25 सेक्टर्स में विभक्त किया था। और फिर इसके बाद जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं हर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, जैसे PWD की चेकर प्लेट्स हैं और लाइट्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, उनका फिर स्ट्रेंथनिंग किया गया इसमें। तो मेले बसावट पे आपने सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे रखा? अखाड़ों में साधु संतों का, कल्पवासी का, या जो डेली स्नानार्थी है उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की? सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा जो प्राथमिकता रहती है वो कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहा है वो सकुशल सुगमता से आ सके और स्नान करके सुगमता से अपने गंतव्य को वापस जा सके। तो इसके लिए जो हमारी जो सड़कें थी, आपने देखा होगा GT जवाहर से ही जब आप पूछते हैं तो सारी सड़कें जो परमानेंट सड़कें थी यहाँ पर, जो ब्लैक टॉप रोड थी उनको लगभग डबल किया, चाहे काली रोड, त्रिवेणी रोड और लाल रोड, सभी सड़कें डबल वाइडेंड हुई। इसके अतिरिक्त मेला एरिया में हम लोगों ने सड़कों को मैक्सिमम चौड़ा किया गया, काफी चौड़े चौड़ी सड़कें बनाई गई ताकि पब्लिक का जो मूवमेंट है वो सुगमता से हो और कहीं भी क्रिस क्रॉस मूवमेंट को अलाउ नहीं किया। एक दिशा से आना, एक दिशा से जाना, ये हमारा जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उसको हम लोगों ने फॉलो किया। तो श्रद्धालुओं को सुगम स्नान कराना और उनको गंतव्य तक उनके वापस भेजना, ये सर्वोच्च प्राथमिकता रही। उसके उपरांत जो भी हमारे यहाँ परंपरागत रूप से साधु संत महात्मा अखाड़े सभी लोग आते हैं, उनको भी जमीन का अलॉटमेंट किया गया। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने भी पहली जो मीडिया से वार्ता की थी, उन्होंने कहा था कि श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़ेगा, लेकिन इस बार चलना तो बहुत पड़ा। नहीं, पार्किंग हमारी जो थी वो पार्किंग हमारी निकटस्थ थी। आप जैसे बघाड़ा को ही देख लेंगे या हमारी जो अखाड़ा की जो पार्किंग है, जो सामान्य दिनों में मेले के अंदर तक की पार्किंग है, 17 नंबर पार्किंग है, ये हमारी मेले की सबसे निकटस्थ पार्किंग थी। इसको नागवासकी में भी सेक्टर्स डेवलप हुए थे तो वहाँ पर अच्छे घाट बने थे। झूसी की तरफ भी देखेंगे आप तो चीनी मिल पार्किंग, महुआ बाग पार्किंग, ये सामान्य दिनों में सबसे निकटस्थ पार्किंग थी। यहाँ से मेले में हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर चल के अपने घाट पर आदमी पहुँच सकता था और स्नान कर सकता था। अच्छा, क्या आप बताएंगे कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के स्नान के लिए जो घाट आपने बनाए थे वो पर्याप्त थे, या आपको लगता है कि इसका और विस्तार किया जाना चाहिए, पुनर्नियोजन किया जाना चाहिए? एक घाटों की संख्या जो गत 2019 में हम लोगों ने करीब 8 किलोमीटर के घाट बनाए थे, उसमें हम लोगों ने 4 किलोमीटर बढ़ोतरी करते हुए करीब 12 किलोमीटर के टोटल घाट थे। हमारे घाट काफी बड़े थे और पर्याप्त थे लोगों के स्नान करने के लिए, और उसके पीछे जो सर्कुलेटिंग एरिया है वो भी पर्याप्त थी। इसके अतिरिक्त भी जैसे हमको जो अतिरिक्त लैंड अगर घाट बनाने के लिए मिलती है तो हम, ऐसा कोई मानक नहीं था कि हम 12 ही बनाएंगे, 12 से भी आगे जाते हैं। अगर घाट जो सुगमता, जो सेफेस्ट होते हैं, जो आम श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित होते हैं, उन घाटों का हम लोग चयन करते हैं। तो पिछली बार से करीब 4 किलोमीटर ज्यादा घाट बनाए, सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ाई गई। ये सब दिमाग में था कि भीड़ की संख्या ज्यादा रहेगी तो ज्यादा से ज्यादा घाट निकालें और उसकी संख्या और उसकी एरिया को भी हम बढ़ा सके। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल पूछा गया, चर्चा में आया कि इतने सारे पांटून पुल बने लेकिन उनका अधिकतर उपयोग बंद के कारण देखा गया। नहीं, ऐसा नहीं है। यातायात प्रबंधन की दृष्टि से उसको हम लोग, ये जितने भी सुविधाएं हो रही थी, जो भी है, वो सब पब्लिक के सहूलियत के निमित्त है। और जो भी पॉन्टून का जो आवागमन था वो पूर्व से निर्धारित होता है कि किस पॉन्टून से आना है, किससे जाना है। यदि सभी पॉन्टून एक साथ एक दिशा में खोल दिए जाएंगे तो जो संगम का हमारा एरिया है वो काफी छोटा है, तो संगम पे भीड़ का दबाव बढ़ जाएगा, जिसको हमको क्राउड मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसलिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से जब हमको आवश्यकता होती थी कि अब इस पुल को चलाना चाहिए तो वो निर्णय उच्च अधिकारियों द्वारा लिया जाता था और उस पुल को संचालित किया जाता था। लेकिन ये कहना कि वो सभी बंद रहते थे, वो उनकी सहूलियत और उनके बेहतर प्रबंधन के लिए ही ऐसा किया गया। अच्छा, एक खास बात ये आती है कि संगम नोच पर हर व्यक्ति नहाना स्नान करना चाहता है, सबकी आकांक्षा यही रहती, क्योंकि वहाँ ऐसा माना जाता है कि वेड़ी माधव का। तो ऐसा क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई नया प्रबंधन होना चाहिए कि जिससे पूरे क्षेत्र को एक सार महत्व मिल सके? हाँ, ये पहले भी आई है बात, और तमाम पूजनीय साधु संतों ने और अखाड़ों के माध्यम से भी हम लोगों ने जनता को अपील की है, मीडिया बंधु के माध्यम से भी अपील हुई है कि संपूर्ण जो क्षेत्र संगम का है आसपास का, वो सभी संगम है। और संगम का जो पौराणों में जैसा महात्मा लोगों ने बताया है कि सब जो भी एरिया है करीब 5 कोस के आसपास या जो भी उसका फिगर है, वो सब संपूर्ण क्षेत्र संगम का क्षेत्र है। और जहाँ पर भी सुगमता पूर्वक जो लोग आए हैं उनको घाट उपलब्ध हैं, अच्छे घाट बनाए गए हैं, जहाँ पर भी जिसको घाट है वहाँ पर वो स्नान करें।
तो ऐसा कोई वे नहीं था, सभी से अपील की गई थी और सब लोगों ने इसको काफी हमारी बात को एक्सेप्ट भी किया और अच्छे से सभी घाटों पे स्नान हुआ। चाहे वो नागवासी के घाट आप देख लें, चाहे वो ओल्ड जीटी की तरफ हरिश्चंद्र घाट की तरफ देख लें, या हमारा झूसी की तरफ एरावत घाट था, सभी घाटों पे हम लोगों ने पब्लिक को निवेदन किया और पब्लिक ने स्नान किया है खूब अच्छे से। अच्छा, कब आपको लगा कि मेले में अनुमान से अधिक भीड़ आना शुरू हो जाएगी? कब आपको ऐसा लगा? मतलब देखिए, इस बार मकर संक्रांति के दिन ही सामान्य से अधिक भीड़ थी, जबकि मैं पिछले मेले में मैं स्वयं रहा हूँ, यहाँ पर मेले का एक अंग रहा हूँ, तो और लोगों ने भी बताया है कि इस मकर संक्रांति पे इस बार भीड़ ज्यादा थी। तो हम लोग को ये अनुमान था पूरा कि इस बार मौनी अमावस्या में भीड़ और ज्यादा आएगी, जो पिछली बार करीब 4 से 5 करोड़ थी। तो हम लोग ये मान के चल रहे थे 6 से 7 करोड़ की भीड़ मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में आएगी। अच्छा, मकर संक्रांति तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मकर संक्रांति के बाद मौनी अमावस्या के आगमन का हुआ, भीड़ में क्या आपने रुझान देखा? कम हो रही थी, बढ़ रही थी, किस तरीके का रुझान? निरंतर बढ़ रही थी। आप 28 तारीख को ही अगर आप बात करें तो 27 तारीख की रात और 28 तारीख के दिन को ही करीब 3.5, 4, 5 करोड़ के आसपास भीड़ रही यहाँ पर। तो वो एक बहुत बड़ा वो था कि इतनी भीड़ मेले में आई है, लोगों की अपार श्रद्धा हुई, इस बार सब लोग आए। आपने ऐसा सोचा था? आपका प्रशासनिक ढांचा, काम तो आप कर रहे थे, लेकिन क्या ये महसूस कर रहा था कि नहीं, सांस लेने की जरूरत है? नहीं, उस समय तो नहीं, उस समय तो ये ले रहा था कि भीड़ आ रही है, हमको बस भीड़ का अच्छे से प्रबंधन करना है और अखाड़ों को भी समुचित उनका स्नान कराना है। तो उस समय तो ये नहीं था, भीड़ आ रही है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है। कितने घंटे आप लोग काम करते थे? अब घंटे का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, सभी ने मेहनत की, काफी मेहनत की हम लोगों ने, और हम लोग कोशिश करते थे कि ज्यादा से ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। मतलब ऐसा आपको कभी किसी वक्त लगा कि हे भगवान कितनी भीड़ आ गई? नहीं, ऐसा नहीं लगा। हाँ, मौनी अमावस्या में जरूर ये रहता है कि भीड़ बहुत ज्यादा आ गई है और स्नान आराम से हो और आराम से चले जाएं। तो हे मतलब ऐसा डर जैसा कुछ नहीं था कि पिछले मेलों में भी हम लोग रहे हैं, हम लोग को पता है कि भीड़ आती है मौनी अमावस्या के दिन। और अगर आप माने तो कुछ गंगा जी और हनुमान जी का भी कृपा रहती है मेले को संचालित करने में, तो मेला अच्छे से संचालित होता है। अच्छा, भीड़ का जो टेम्परामेंट होता है वो एग्रेसिव होता है, शांत होता है, सद्भाव वाला होता है? प्रशासन या पुलिस जैसे जिस तरफ आदमी को ले जाता है, ले जाते हैं, कोई प्रतिरोध करते हैं कि नहीं, क्या करें? ज्यादातर भीड़ हम लोगों को सहयोग करती है, कोऑपरेट करती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमको इधर जाना चाहिए संगम की ओर, लेकिन हम लोग उनसे सतत संवाद स्थापित किए रहते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो हम व्यवस्था बना रहे हैं या ट्रैफिक का जो डाइवर्जन है उसमें हमारा सहयोग करिए। तो भीड़ सहयोग करती है, कुछ रजिस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी भीड़ सहयोग करती है। 28 तारीख को एकदम से कब आपको ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई? कितने बजे? 28 तारीख को रात में करीब 12, साढ़े 12 बजे के आसपास वो भीड़ आती ही है, स्वभावतः आती है, हर मेले में आती है। तो 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास भीड़ बढ़ी थी। और यहाँ का टेम्परामेंट भी ये था भीड़ का, श्रद्धालुओं का ऐसा रहता भी है कि वो आते हैं, यहाँ रुकते हैं और रुक के स्नान करके जाते हैं। तो क्या इस बार आप लोगों ने कोई व्यवस्था की थी कि कैसे हम इसको, क्योंकि टेंट आपको 14 जनवरी को ही मिल गया था, लगातार हर दिन भीड़ बढ़ रही थी जैसा आप कह रहे हैं, तो 28-29 की रात को कंट्रोल करने के लिए कोई विशेष आप लोगों ने बैठक, प्रशासनिक उपाय, निर्णय किया, क्या किया? सभी तरह के प्रबंध किए गए थे, जिसमें ट्रैफिक की हमारी जो डाइवर्जन स्कीम थी उनको लागू किया गया था कि भीड़ बढ़ने की दशा में हम लोग ट्रैफिक को कहाँ डाइवर्ट करेंगे। इसके अलावा लगातार पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अनाउंसमेंट हो रहा था कि जो भी लोग हैं अपना स्नान करें और अपने अपने गंतव्य को जाएं। सभी जगह डाइवर्जन स्कीम्स लागू थी, प्रॉपर हर जगह बैरिकेटेड था जो भी एरिया उनके स्नान करने का है, और उनको गाइड करने के लिए भी प्रॉपर हर चीज़ें की गई थी, समुचित प्रबंध किए गए थे उनको गाइड करने के लिए, उनको स्नान कराने के लिए, स्नान करके इवैक्यूएशन के लिए। यहाँ तक कि हमने हनुमान मंदिर में जो पब्लिक का एक ट्रेंड रहता है, स्नान करके हनुमान मंदिर लेटे हनुमान जी के दर्शन करते हैं, तो महाराज जी के निवेदन किया गया था कि क्राउड भीड़ प्रबंधन के दृष्टिगत आज के दिन इसको स्थगित रखा जाए। अक्षय वट का भी दर्शन को स्थगित करा गया था ताकि भीड़ स्नान करके समुचित तरीके से निकल सके। मतलब आपने सारे वह प्रबंध किए थे जिससे किसी भी दुर्घटना को बचाया जा सके? हाँ, सभी समुचित प्रबंध किए गए थे। तो आखिर क्या हो गया कि जिसकी वजह से अब वो एक छोटा सा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसकी एक
न्यायिक आयोग जांच कर रहा है, तो उसमें जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उसको देखेंगे। अच्छा, क्या आपको लगा कि इस दुर्घटना के बाद श्रद्धालुओं में सरकार या मेला प्रशासन या आस्था में कहीं कोई कमी आई? किसी प्रकार की कमी नहीं है। आप देखेंगे उस घटना के महज आधे घंटे में ही सारी सिचुएशन कंट्रोल कर ली गई और इसके बाद अनवरत स्नान पूरे दिन भर चला। उसके बाद अखाड़ों का भी स्नान अपने परंपरागत तरीके से हुआ है और दिन भर और बल्कि रात में भी, उसके अगले दिन भी। उसके बाद तो एक मतलब जो श्रद्धालुओं का सिलसिला था वो तो अटूट सिलसिला 26 फरवरी तक चला। तो मैं तो समझता हूँ कहीं किसी प्रकार की आस्था में ऐसी कोई कमी नहीं है। लोगों का भरपूर स्नान हुआ और बढ़ चढ़ के लोगों ने स्नान किया। अच्छा, अखाड़ों ने भी आज इस बार एक निर्णय लिया कि हम स्नान नहीं करेंगे। क्यों लिया और फिर क्यों लिया कि करेंगे? नहीं, उस समय जो घटना हुई थी उसके दृष्टिगत अखाड़ों से निवेदन किया गया था कि महाराज जी से मैंने, मेलाधिकारी सर ने और हम सभी ने व्यक्तिगत निवेदन किया था कि महाराज जी थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ है और थोड़ी देर के लिए आप स्नान अपना स्थगित कर दें। तो उन्होंने भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से और सभी श्रद्धालुओं की दृष्टिगत अपने सभी अखाड़ों ने हम लोगों को बहुत आशीर्वाद दिया और उन्होंने कुछ समय के लिए अपना स्नान स्थगित किया। और जब थोड़ा सा सिचुएशन हमारे अनुकूल हुई तो हम लोगों ने फिर निवेदन किया, तो उन लोगों ने अपना स्नान संपन्न कराया। मतलब ये एक प्रशासनिक प्रबंधन का ही पार्ट था कि आपने अखाड़ों को रोककर भीड़ को कम किया और इसके बाद फिर से परंपरा को। हाँ, भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे जो आदमी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनके सकुशल स्नान करके उनके सुगमता से उनकी वापसी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें अखाड़ों ने हम लोगों को बहुत आशीर्वाद दिया। आपको मैं मतलब उदाहरण के तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि महानिर्वाणी अखाड़ा निकल चुका था और उनके महाराज जी से हमने निवेदन किया तो उन्होंने अपना निकला हुआ जुलूस 7 नंबर से उन्होंने पार किया, लेकिन निकला हुआ जुलूस उन्होंने 6 नंबर से वापस करा। इसके अलावा सभी अखाड़े, चाहे वो अटल अखाड़ा हो, चाहे हमारा निरंजनी अखाड़ा हो, चाहे आनंद अखाड़ा हो, जूना, अग्नि, आवाहन, सभी वैरागी अखाड़े, सभी उदासीन संप्रदाय के अखाड़े, सभी ने एक स्वर से कहा कि नहीं, हम प्रशासन के साथ हैं और प्रशासन जब हमको बताएगा हम उस हिसाब से स्नान करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक खास बात इस बार और चर्चा में आती है, इस बार वीआईपी मूवमेंट बहुत हुआ और बड़े वीआईपी ने स्नान किया, जबकि पिछली बार परंपरा ये थी कि मुख्य स्नान पर्वों पर एडवाइजरी जारी होती थी कि वो ना आए। नहीं, मुख्य स्नान पर्वों पे तो इस बार भी एडवाइजरी जारी हुई और मुख्य स्नान पर्वों पे वीआईपी को कोई वीआईपी इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं उपलब्ध कराया गया है। हाँ, अन्य दिवसों में जो वीआईपी आते रहे हैं, विशिष्ट अतिथिगण हमारे आते रहे हैं, उनको एक सेपरेट रूट आरएल की तरफ से दिया जाए जिससे कि पब्लिक को असुविधा ना हो। और उन्होंने इस पे काफी सहयोग करते हुए हम लोगों ने आरएल की जो हमारी सेल्फी पॉइंट की जेट्टी थी उनसे फ्लोटिंग जेटीज और नावों के माध्यम से सभी विशिष्ट महानुभावों को, चाहे वो महामहिम राज्यपाल महोदय लोग हों, चाहे महामहिम राष्ट्रपति महोदया हों, चाहे जो भी विशिष्ट महानुभाव लोग आए हैं, उनको सकुशल स्नान कराया गया। अच्छा, जो सबसे बड़ी चीज आती है श्रद्धालुओं के साथ, आपने क्या समझा है कि श्रद्धालु जब संगम स्नान के लिए आता है तो उसकी अपेक्षा क्या होती है सुविधा से? सुविधा के रूप में वो क्या चाहता है और क्या अपेक्षा होती है प्रशासन से जो आप लोग प्रोवाइड? सुविधा है उनकी ये है कि हम निकटस्थ पहुंच जाएं घाट के और अच्छे सुंदर घाट मिले और हमको पानी जो जल है वो अच्छा मिले और स्नान करें और फिर अपने गंतव्य तक जाएं। मतलब इससे ज्यादा की सुविधा की कोई भी श्रद्धालु अपेक्षा नहीं करता। हाँ, स्नान के निमित्त तो वो बस इतना ही चाहते हैं। कभी कभार श्रद्धालु डिमांड करते हैं रुकने की, तो उसके लिए हम लोगों ने 25,000 बेड का रैन बसेरा भी बनाया था सभी सेक्टर्स में, तो उसका भी काफी समुचित इस्तेमाल हुआ। लोगों ने बड़ा सराहा उसको। कोई भी श्रद्धालु आकर के रैन बसेरे में रुक सकता था, स्नान करके अपने गंतव्य को जा सकता था। अच्छा, एक बड़ी खास बात आती है कि जो श्रद्धालु है वो इतनी बड़ी संख्या में आता है और सफाई और शौचालय, क्योंकि जब रात होती है और दिन होता है, स्नान शुरू होता है, इस बीच में उसको शौच करना ही पड़ता है, तो क्या व्यवस्था की थी? क्या पिछले से बेहतर था? कितने आदमी लगे? क्या क्या हुआ? पिछले से प्रबंधन निसंदेह आगे ही बढ़ के हम लोगों ने किया है। 1,50,000 टॉयलेट संपूर्ण मेला क्षेत्र में हम लोगों ने इंस्टॉल किए थे, जिसमें पब्लिक टॉयलेट्स प्लस संस्थागत टॉयलेट्स दोनों थे, जिनकी क्लीनिंग के लिए राउंड द क्लॉक मैकेनिज्म था। QR कोड से भी इस बार क्लीनिंग की मॉनिटरिंग की गई कि क्या सफाई का स्टेटस है। कोई भी आदमी अपना QR कोड से मॉनिटर करके उसको दिखा सकता था। और मैन पावर हम लोगों ने 10,000 के ऊपर हम लोगों ने मैन पावर रखी। सभी 10 प्रत्येक शौचालय पे एक सुपरवाइजर उनका होता था जो वेंडर का था। इसके अतिरिक्त हमारे CIs
और एसएमओज और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स इसको देखते थे। क्लीनिंग के लिए हर 50 मीटर के आसपास हम लोगों ने एक डस्टबिन रखे थे जिसमें लाइनर बैग्स थे। वो लाइनर बैग्स में हम लोग जो कूड़ा था वो दिन भर में करीब हम लोग 2 या 3 बार जैसी आवश्यकता होती थी हम लोग उसको हटाते थे, टिपर से उसको कॉम्पैक्टर से बसवार फेंकते थे, भेजते थे। तो साफ सफाई की व्यवस्था, इसके अलावा जो हमारे स्वच्छता दूत से उन लोगों से हम लोगों ने जो शौचालय साफ सफाई इन सब चीज़ों की समुचित व्यवस्था कराई थी। तो साफ सफाई की व्यवस्था पे हम लोगों ने काफ़ी जोर दिया था इस बार। लेकिन आपका स्कैन करने वाला, कोड स्कैन करने वाला, ये तो चला ही नहीं। कई लोगों ने हमसे कहा कि साहब ये चलता ही नहीं। नहीं, अब अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसको दिखाता हूँ, लेकिन जो सक्सेस स्टोरी है हम लोगों ने कई से इंडिपेंडेंट लोगों से भी इसकी जो वो जांच कराई, क्रॉस वेरीफाई भी कराया, तो स्कैन वाला काम कर रहा था, ऐसा नहीं है। डिजिटल कुंभ लोकेशन चैटबॉट, ये तो लगभग 50% फेलियर रहा। डिजिटल कुंभ हमारा इनफैक्ट सक्सेस स्टोरी में है और चला है। एआई चैटबॉट पे भी 5 लाख हिट्स हुए हैं अगर आप देखें तो, और जो हमारी वेबसाइट है उस पे 80 लाख हिट्स हैं। तो लोगों ने इसका काफ़ी इस्तेमाल किया। इसमें चैटबॉट में भाषणी ऐप का भी इंट्रोडक्शन था, तो चैटबॉट का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। डिजिटल की जहाँ तक बात है तो नहीं, ईमानदार आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये क्या इसमें अभी और सुधार की आवश्यकता? क्योंकि अब गूगल लोकेशन कहीं का कहीं पहुंचा दे रहा था, नाले में पहुंचा दे रहा था, तो क्या इसमें मतलब ये एक अब आगे के अनुभव की मैं बात कर रहा हूँ, क्या इसमें सुधार की ये पहली बार गूगल ने अपनी पॉलिसी चेंज करके एक टेम्पोररी सिटी को नेविगेशन उपलब्ध कराया था। उसमें मैपिंग की गई थी, पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट की मैपिंग की गई थी और वो काम भी किया ठीक से। कहीं कहीं का दुक्का अगर आप कह रहे हैं तो अपने अनुभव के और आपने देखा होगा तभी कह रहे होंगे, लेकिन उसमें गुंजाइश, सुधार की गुंजाइश तो निरंतर बनी रहती है और उस टेक्नोलॉजी को और अच्छा करेंगे और एडवांस करेंगे, लेकिन इसने काम किया है और अच्छा काम किया है। अच्छा, अब आज जाते हैं बसंत पंचमी और बाद की स्थिति की। मेला सतत चल रहा था, क्या महसूस हो रहा था? आपके रिश्तेदार भी होंगे, व्यक्तिगत परिचय भी होंगे, क्या उनकी इच्छा थी कि हम यहाँ आए मेला खत्म होने के बाद भी? क्या इस तरीके की कोई डिमांड, पूछताछ हो रही थी आपसे? लगातार मतलब काफी ऐसी संख्या में लोग थे जो बसंत पंचमी के बाद आना चाह रहे थे। उनकी प्लानिंग अपनी बसंत के बाद की, बल्कि रिश्तेदार नातेदार का मैं नहीं कहूँगा, मुझे बाहर से भी कई कॉल आए। जैसे सिंगापुर में एक महिला थी, उन्होंने कॉल किया कि हम बसंत पंचमी के बाद आ सकते हैं। लोगों को ये जनरल परसेप्शन है कि तीनों जो अमृत स्नान हो जाते हैं तो उसके बाद अखाड़े प्रोसीड कर जाते हैं यहाँ से, तो मेला धीरे धीरे उजड़ने लगता है। तो और इसके बाद माघी पूर्णिमा का जो स्नान होता है 12 तारीख को, उसके बाद तो एकदम से ही उजड़ने का प्रक्रिया चालू हो जाती है। लेकिन इस बार मेले में पहली बार अप्रत्याशित रूप से 3 तारीख के बसंत के बाद से मेले में श्रद्धालुओं का आगमन और बढ़ा और अनवरत ये चला 26 तारीख तक। लगभग डेली आप कहें प्रतिदिन करीब 1.5 से 2 करोड़ के आसपास पब्लिक स्नान करती थी और ये क्रम सुबह प्रातः भोर से शुरू होता था, रात में भी नहीं बंद होता था। आप हम लोगों को कांसा पुआल बिछाना या साफ सफाई के लिए पैचेज में सफाई करनी पड़ती थी कि आप थोड़ा हटें तो हम लोग ये सब करें। तो ये तो सभी के मन में था कि बसंत के बाद चलेंगे तो और सुगमता से स्नान करेंगे, माघी पूर्णिमा के बाद चलेंगे, तो ऐसा क्रम अनवरत जारी रहा। आपकी ड्यूटी भी अखाड़े में लगी थी। बसंत के बाद अखाड़े खास तौर से जूना अखाड़ा, चूंकि उनका मुख्यालय बनारस में, तो वो वहाँ महाशिवरात्रि मनाने जाता है। लेकिन क्या अखाड़े भी इस बार रुकने की स्थिति में थे या रुकना चाहिए जैसा विस्तार हो रहा है? अब ये तो धार्मिक परंपरा के अनुरूप है, उनके जो फैसले होते हैं, उनका जो अखाड़ों का जो भी चीजें हैं, ये एक धार्मिक मेला है विशुद्ध रूप से, और अखाड़े धार्मिक जो परंपराएं हैं उनका अक्षर से अनुसरण करते हैं। तो उनके परंपरा में ही यही रहा कि वो बसंत पंचमी के बाद उनके एक कढ़ी पकौड़ी की एक रस्म होती है, अपना करके वो प्रस्थान कर जाते हैं। जितने भी सेवा अखाड़े हैं, देखा काफी बड़ी संख्या में नागा साधु भी थे। अब वो अखाड़ों में थे, वो उनका कोई अंग यहाँ पर रह जाता होगा, लेकिन जो आम श्रद्धालु आ रहे थे बसंत के बाद, उनको बड़ी जिज्ञासा थी कि अखाड़ों में जाना है, अखाड़ों में मिलना है, लेकिन अखाड़े अपनी परंपरा के हिसाब से अपने समय पे ही चले जाते हैं। अच्छा, कुछ आप लोगों ने, प्रशासन ने भी व्यवस्था की थी क्या कि जो बाहर के लोग आए अखाड़े को जानना चाहे तो उनको दिखाया जा सके? हाँ, श्रद्धालु आते थे और हमारे जो राजस्व कर्मी हैं और सभी लोग लगे हैं अखाड़े में। अगर कोई अखाड़ों में जाना चाहता तो अखाड़े स्वयं से ही सबको वेलकम करते थे। यदि किसी विशेष को अखाड़े को जाना है या अखाड़े के बारे में जानना है तो हम लोग असिस्ट कर देते। एक चीज इस बार और बड़ी विशेष नजर आई, अखाड़ों के साथ साधु सन्यासी खासतौर से के साथ गृहस्थ भी बड़ी संख्या में इस बार दिखे।
जो वहां रह भी रहे थे और जो अमृत स्नान के लिए भी गए। अब ये आस्था का विषय है। तमाम जो आम श्रद्धालु जन हैं वो अखाड़ों से जुड़े हुए हैं, अपने उनके विभिन्न मंडलेश जो अखाड़ों के महामंडलेश्वर होते हैं उनसे वो आम श्रद्धालु जुड़े रहते हैं, तो वो अपने स्नान में अपने साथ अपने अनुयायियों को ले जाने की एक परंपरा सी रही है पूर्व में भी। तो इस बार थोड़ा नेचुरल है, संख्या बढ़ी थी तो वो लोग भी उनके साथ गए थे स्नान करने। अच्छा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, ये मेला इतना बड़ा था, शुरुआत में अधिकारी बहुत कम थे, क्या आप दबाव महसूस करते थे? नहीं, हम लोग को मेले का ऐसा दबाव नहीं, काम ज्यादा है, काम करना ही है, दबाव ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग पिछले मेले में भी रहे हैं, मेलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हम लोगों ने तब भी काम किया था। इस बार भी दबाव जैसा नहीं था, काम अधिक हो सकता है लेकिन दबाव किसी तरह का नहीं। जो 29 तारीख की दुर्घटना घटी, उसके बाद थोड़ा उत्साह कम हुआ या कैसा रहा? वो एक दुखद घटना थी, उससे सभी का थोड़ा सा दुख हुआ सबको, लेकिन उत्साह मतलब हम लोग को सेवा करनी है और ड्यूटी करनी है अपनी, तो उसको तो अनवरत हम लोग उसी पेस में हम लोगों ने कंटिन्यू रखा और उसी के बाद फिर सभी अखाड़ों का स्नान भी कराना था, तो वो अनवरत चलता, क्योंकि जनता हमारी अनवरत आ रही थी और इतनी बड़ी जनता को हमको सकुशल स्नान करा के निकालना है, तो उसमें किसी प्रकार की उत्साह कम होने या शिथिलता का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कितने कर्मचारी, कितने अधिकारी इस प्रशासनिक व्यवस्था को देख रहे थे? यहाँ पर मेला में मेलाधिकारी महोदय, हमारे कमिश्नर साहब हमारे अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं और मेलाधिकारी महोदय के अंतर्गत हम लोग 3 एडीएम हैं और 3 एसडीएम्स यहाँ थे और इसके बाद अलावा सभी सेक्टर्स में एसडीएम लगे हैं, तहसीलदार रहे हैं, नायब तहसीलदार रहे हैं करीब 25-30 की संख्या में। तो यही प्रशासनिक अमला था, लेखपाल, कानून को सभी। कितने लोग रहे होंगे, कितनी संख्या रही? अब मुझे लगता है कि 150 से 200 के आसपास कर्मचारी रहे। मतलब 200 कर्मचारी पूरे मेले को बसा रहे हैं, पूरे मेले को लगभग 2 महीने से ज्यादा समय से उन्होंने व्यवस्थित रूप से चलाया। ये तो मैं मेले का जो अधिकारी कर्मचारी उनका बता रहा था, इसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स हैं, लाइन डिपार्टमेंट, उनके कर्मचारी अधिकारी अलग हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी है, जल निगम है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्वास्थ्य है, सैनिटेशन के लिए आए हैं और सभी, पुलिस का एक बहुत बड़ा महकमा यहाँ रहा, करीब 50,000 के ऊपर फोर्स रही, तो ये सभी को जोड़ेंगे तो लाखों। इस बार कितनी संस्थाओं को आपने जगह दी है? ये करीब एग्जैक्ट डेटा तो नहीं, लेकिन हाँ पिछली बार से बढ़ाकर करीब 8,000 के आसपास संस्थाएं हैं, 8 से 10 के बीच में उनको जगह आवंटित की गई। जगह आवंटित की गई। एक ईमानदार, मतलब जो आपको अनुभव हुआ हो, क्या शहर में भी रोड्स और खास तौर से अब जैसे 65 करोड़ व्यक्ति श्रद्धालु आया है, मेले की तैयारी आप मौनी अमावस्या के स्तर पर करते हैं मैक्सिमम पर, तो क्या 65 करोड़ का भार सहने के लिए शहर तैयार है या कोई सुझाव इसमें सुधार होना चाहिए? इसी तरीके अब जो भी संख्या होगी, हो सकता है 65 करोड़ से ज्यादा हो, तो क्या उसका भार सहन करने के लिए वर्तमान व्यवस्था सही है या इसमें भी इम्प्रूवमेंट चाहिए? क्या आपकी व्यक्तिगत? देखिए, सुधार की तो निरंतर गुंजाइश हर जगह रहती है, लेकिन जो हमारा जो श्रद्धालुओं की जो संख्या है, ये एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। 65 करोड़ लोग आकर टिकते नहीं हैं, ये आते जाते रहते हैं, तो उनके लिए जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने प्लान किया था, उसमें काफी काम किया हम लोगों ने। पार्किंग का सुदृढ़ तरीके से यूज हम लोग और कर सकते थे, जितना हुआ उसके अलावा भी। नहीं, जैसे आप व्यक्ति आया तो शहर को आपने बिल्कुल गलियों को सबको बंद कर दिया, शहरी तो पूरे बंद हो गए, तो क्या आप समझते हैं कि जैसे डेडिकेटेड फ्लाईओवर बना दिया आपने एयरपोर्ट के लिए, या कुछ इस तरीके संगम के लिए खासतौर से कोई व्यवस्था सोची जा सकती है कि भाई वहां रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से आदमी आए तो खासतौर से बिना शहर को डिस्टर्ब किए? इस पे तो काफी काम किया गया था, ऐसा नहीं है। प्रयागराज शहर ही इस संपूर्ण आयोजन को होस्ट करता है, तो प्रयागराज शहर को बाईपास करके श्रद्धालुओं को संगम पहुंचाना ये भी बहुत वो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कोशिश जरूर की थी कि जैसे आप जब लखनऊ की तरफ से जब आए, अयोध्या की तरफ से, फैजाबाद की तरफ से जो भी हमारे श्रद्धालुगण आ रहे हैं, उनको हमने चंद्रशेखर आजाद सेतु से तुरंत ही नीचे ही रिवर फ्रंट रोड पे लाने का पूरी कवायद की थी, और कि तुरंत ही रिवर फ्रंट रोड पे आकर के मेले क्षेत्र में जाएंगे, ताकि संपूर्ण शहर आपका अच्छा रहा। हाँ, हमारा काफी सक्सेसफुल प्रयोग रहा कि काफी हद तक हम लोगों को डाइवर्ट कर सके यहाँ पर, और एक
अच्छे लाइफलाइन के रूप में हमको इसी को लेके अगर यमुना पे भी बन जाए, जैसे मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है, पुल के लिए भी किया है, तो मतलब नगर पे जो अतिरिक्त दबाव पड़ा, जो स्थानीय लोग कह रहे हैं, तो इसके लिए फिर से योजना बनाई जा सकती है, बनना चाहिए। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। क्या इसमें योजना है, ये प्लानिंग के स्तर की बात है, और हायर ऑफिशियल्स इस पे स्टडी करेंगे, और भी तमाम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो जो चीजें निकल के आएंगी उस पर विचार करते हैं और शासन इस पर निर्णय लेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी चीजें हम लोगों को बताई। थैंक यू।